हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एसके शिक्षा संस्कृति में स्वागत करता हूं। तो आज जो विद्यार्थी बिहार पुलिस आर्मी डिफेंस का जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल हम क्वेश्चन नंबर 52 यानी 51 तक करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 50 यानी 52 से कराने जा रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो यह वीडियो लाइक शेयर और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर बोलें करने के लिए। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा एक महीना में एक बार पैदा होता है। लघु ज्वार भाटा एक महीना में कितना बार पैदा होता है? लघु ज्वार भाटा एक महीना में एक बार पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है क्रियाशील ही ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण है। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण है क्रियाशील। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो क्रियाशील। ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण क्या है? क्रियाशील। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है क्या? जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधे रेखा में होती है तो उस समय ज्वार भाटा बनता है। क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, बताइए ज्वार भाटा कब बनता है? जब चंद्रमा तथा सूर्य एक सीधी रेखा में पड़ती है ना, तो ज्वार भाटा बनती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों पर मिलाकर खींची गई रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक यामोत्तर पर किसी बिंदु को कोणीय दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से नापी जाती है और अंशों मिनटों व सेकंडों में व्यक्त की जाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो एक यामोत्तर पर किसी बिंदु को कोणीय दूरी जो पृथ्वी के केंद्र से नापी जाती है और अंशों मिनटों व सेकंडों में व्यक्त की जाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर यानी 0 डिग्री या ग्रीनविच से पूर्व पश्चिमी में होती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री से ग्रीनविच से पूर्व 0 डिग्री जो ग्रीनविच है रेखा उससे पूर्व व पश्चिम में होती है, उसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है वह स्थान जहां वर्षा 200 सेमी होती है उसका तापक्रम क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। वह स्थान जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है तो तापक्रम क्या होता है? तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस रहती है। और जिसकी भूमि ढलवा होती है ढलवा होती है। चाय खेती के लिए उपयुक्त है। ऐसे जैसे जहाँ 200 सेमी वर्षा होती है या 25 डिग्री सेल्सियस इस स्थान पे, यह स्थान जो है चाय के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए वर्षा 200 सेमी तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्वेश्चन बताइए चाय की खेती के लिए वर्षा कितना होना चाहिए? कम से कम 200 सेंटीमीटर होना चाहिए और तापक्रम कितना रहना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहना चाहिए। तंबाकू की खेती के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। तंबाकू की खेती के लिए 60 से 100 सेमी की वर्षा होना चाहिए और तापक्रम 18 डिग्री से 25 डिग्री होना चाहिए। तंबाकू की खेती के लिए वर्षा जो है 60 से 100 सेमी होना चाहिए और तापक्रम 18 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए 150 से 200 सेमी वर्षा का होना जरूरी है और तापक्रम 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चावल की खेती के लिए बताइए कितना वर्षा होना चाहिए? तो 150 से 200 सेमी होना चाहिए। तापक्रम कितना होना चाहिए? तो 20 डिग्री से 27 डिग्री होना चाहिए चावल की खेती के लिए। और तंबाकू की खेती के लिए तापक्रम कितना होना चाहिए? तो 18 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। चाय की खेती के लिए तापमान कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मृत और सरणशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टि कारक में परिवर्तन होना अपघटकों द्वारा होता है। क्वेश्चन है यहाँ से बनता है मृत और सरणशील कार्बनिक पदार्थ का
अकार्बनिक मृदा पुष्टि कारक में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? तो अपघटक कहलाता है। अपघटक किसको कहते हैं? जब मृत या और सड़नशील कार्बनिक पदार्थ, जब कोई वस्तु या गाछी वृक्षी मरता है या सड़ता है और सड़ने के बाद उससे जो अकार्बनिक मृदा यानी मट्टी जो बन जाता है उसकी पुष्टि के लिए, यानी मृत और सड़नशील कार्बनिक जो मरता है उसकी पुष्टि के लिए जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अपघटक द्वारा, जिससे कि यह ज्ञात किया जा सकता है। अपघटक वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। अपघटक में क्या आते हैं? मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। यानी अपघटक, जैसे कि जो मरता है, सड़ता गलता है, उसको कौन अपघटन करता है? तो अपघटक में कवक और जीवाणु जो आते हैं यही सारे गले चीज़ को अपघटित करते हैं, कवक और जीवाणु। ये मृत, यहाँ लिखा है, ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर, मृत उत्पादक यानी मृत उत्पादक मतलब हो जाता है जो चीज़ गाछी वृक्षी जो भी मृत हो जाए यानी सड़ जाए, निर्जीव हो जाए, उसको उपभोक्ता का अपघटन कर उसको खा करके अपघटन करके उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। भौतिक तत्वों में परिवर्तित, जैसे कि अब वह जो गाछी वृक्षी सड़ता है उसको कवक यानी जीवाणु ये सब क्या होता है? खा जाते हैं। खाने के बाद उसे भौतिक तत्व यानी खाद्य पदार्थ में, जो खेती में देते हैं खाद्य पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, उसी को कहते हैं उपभोक्ता यानी अपघटक। अगला क्वेश्चन, उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे क्या है? हरे पौधे में किस में आते हैं? तो उत्पादक वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्पादक वे घटक हैं जो उत्पादन द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं। उपभोक्ता वे घटक हैं जो उत्पादन द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थ, उत्पादन द्वारा यानी जो उत्पन्न होता है उसके द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, उसी को कहते हैं उपभोक्ता। यह 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, यहाँ पर दिया हुआ प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे कि हो जाता है क्या? प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे कि घास खाया बकरी, तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया बकरी, अब बकरी को खा गया शेर, यानी जैसे कि जैसे प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि कीड़ा उड़ा खाता है घास, तो प्राथमिक उपभोक्ता। कीड़ा उड़ा को खा गया चिल चिरमुन्नी, तो चिल चिरमुन्नी हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। और चिल चिरमुन्नी को खा गया जैसे कि कोई दूसरा जानवर मार के खा गया तो हो गया तृतीयक उपभोक्ता। जैसे कि सांप और मेढक को ले सकते हैं, मेढक खाता है कीड़ा को, तो मेढक वहाँ पे हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, और मेढक को खा जाता है सांप हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि पहले ले सकते हैं कीट, जैसे कि यहाँ देखिए इसको हम लिख के बता रहे हैं। यहाँ पे प्राथमिक आ जाता है कीट के बाद होता है कीट को खा जाता है कौन सी? मेढक। कीट को खा जाता है मेढक। अब मेढक को खा जाता है कौन सी? सांप। मेढक को खा जाता है सांप। मेढक को क्या खा जाता है? सांप। टोरेनेडो, इसको समझ गए होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। आगे चलते हैं, आगे है टोरेनेडो, यह भयंकर आपातकालीन तूफान है। टोर्नेडो यह भयंकर आपातकालीन तूफान है। ऑस्ट्रिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टोर्नेडो कहते हैं। टोर्नेडो क्या है? तो टोर्नेडो यह भयंकर आपातकालीन तूफान है। क्वेश्चन जिससे आपसे पूछा जाता है टोर्नेडो क्या है? यह भयंकर आपातकालीन तूफान है। यह कहाँ विशेष रूप से आती है? तो ऑस्ट्रेलिया एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों के इस तूफान को टोर्नेडो कहते हैं। अब अगला है टाइफून। टाइफून क्या है? तो टाइफून जो है प्रशांत महासागर में उठने वाली
तथा चीन सागर से चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं। सीधा आप याद रखिए, टाइफून क्या है? तो टाइफून चक्रवात है। यह टाइफून कहाँ से उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर से उठती है। टाइफून जो है प्रशांत महासागर से उठती है और चीन से चलने वाली वक्रगामी कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून कहते हैं। प्रशांत महासागर में टाइफून आता है। अगला क्वेश्चन है हरिकेन। हरिकेन अटलांटिक महासागर में, हरिकेन अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। भयंकर चक्रवाती तूफान है। हरिकेन क्या है? तो अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। आपसे क्वेश्चन एक, जैसे यहाँ था टाइफून कहाँ आता है? तो टाइफून जो है क्या है? तो चक्रवात है। किस कहाँ आता है? तो प्रशांत महासागर में टाइफून आता है। अब अगला क्वेश्चन हरिकेन। हरिकेन जो है अटलांटिक महासागर में उठने वाली पश्चिमी समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। यानी ये जो है हरिकेन भी है, चक्रवात तूफान है, लेकिन भयंकर चक्रवात तूफान है। यह जो है अटलांटिक महासागर में हरिकेन आती है। टाइफून जो है प्रशांत महासागर में आती है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः अवदाब कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः अवदाब कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? अवदाब कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था। अशोक ने धम्म महामात्र का नियुक्ति किया था, जो कि किसके लिए किया था धम्म महामात्र की नियुक्ति? तो धम्म महामात्र की नियुक्ति किया था लोक कल्याण एवं नैतिक उन्नति के प्रचार के लिए अशोक ने नए अधिकारियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें धम्म महात्मा का कहा जाता है। अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। अशोक किस धर्म से संबंधित था? तो अशोक जो था बौद्ध धर्म से संबंधित था। अशोक के बेटा का नाम क्या था? अशोक के बेटा का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा था। आप ये सब क्वेश्चन को अशोक से संबंधित रख सकते हैं। बहुत सारे ये सब क्वेश्चन है। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और उनके दादा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य वह जैन धर्म को मानने वाले थे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। राजुक क्या है? तो जनपक्षीय न्यायालय के न्यायाधीश को अशोक के समय राजुक कहा जाता था। राजुक क्या है? तो राजुक जो है जनपक्षीय न्यायालय के न्यायाधीश को अशोक के समय राजुक कहा जाता था। युक्ति क्या था? अशोक के समय युक्ति क्या था? सचिवालय संबंधी लेखा कार्य जो रखते थे उसे युक्त कहा जाता था। अशोक के समय जो सचिवालय संबंधी लेखा जोखा जो रखता था उसे युक्त कहा जाता था। अब है आत्मय क्या था? तो आत्मय राजा का सहायक मंत्री होता था। आत्मय जो था अशोक के समय राजा का सहायक मंत्री होता था। इस राजा का मंत्री होता था आत्मय। कौन होता था? तो आत्मय राजा का सहायक मंत्री होता था। इसका अर्थशास्त्र से सप्तांग सिद्धांत में वर्णित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 59 की ओर। क्वेश्चन 59 में है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में चंदू शाह के कहने पर मृत्युदंड दे दिया था। गुरु अर्जुन देव सिखों के क्या महागुरु थे? तो गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के 5वें गुरु थे। यानी गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1606 में चंदू दास के कहने पर मृत्युदंड दे दिया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं शाहजहां खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। शाहजहां खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, बताए थे अभी, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विजय होने का आशीर्वाद दिया था। शाहजहां खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के खिलाफ, यानी जहांगीर अपने पिता के ही खिलाफ विद्रोह किया था। शाहजहां जो था खुसरो 1606 ईस्वी में अपने पिता यानी जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। शाहजहां खुसरो को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने विजय होने का आशीर्वाद दिया था। सलीम द्वारा विद्रोह दावा दिया गया।
गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया एवं गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया एवं जहांगीर के सलाहकार चंदू दास के कहने पर उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर लिया गया और जहांगीर के सलाहकार चंदू दास के कहने पर उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया गुरु अर्जुन देव को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शाहजहां खुसरो जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां खुसरो जो था, अभी बताए थे, शाहजहां खुसरो जो था 1609 ईस्वी में अपने पिता के खिलाफ ही युद्ध चालू कर दिया था, जिसमें गुरु अर्जुन देव ने शाहजहां खुसरो को मदद कर दिया था, जिसके कारण गुरु अर्जुन देव को क्या कर दिया 1606 है। शाहजहां खुसरो ने 1606 में पिता के खिलाफ ही युद्ध आरंभ कर दिया और वही युद्ध में अर्जुन देव ने उन्हें मदद दे दिया शाहजहां खुसरो को, जिसके कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दिया गया। अब यहाँ क्वेश्चन चलते हैं आगे। शाहजहां खुसरो किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां खुसरो किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। शाहजहां खुसरो किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। मान सिंह अकबर को सेनापति था। आसफ खान नूरजहां का भाई था। आसफ खान कौन था? तो नूरजहां का भाई था। आसफ खान कौन था? नूरजहां का भाई था। आसफ खान कौन था? नूरजहां का भाई था। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और यह वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और अगर कोई थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं सुधारने का यह कोशिश ज़रूर करेंगे। क्वेश्चन है आगे। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। भारतीय सिविल सेवा के संस्थापक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 93 यानी 1793 अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। सर जॉन शोर ने 1793 से 98 में हस्तक्षेप की नीति लागू की। सर जॉन शोर ने 1793 से 98 में हस्तक्षेप की नीति लागू की। अब चलते हैं लॉर्ड मिंटो की ओर। लॉर्ड मिंटो 1905 से 10 में 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन इनके ही कार्यकाल में हुआ था। क्या कांग्रेस का विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मिंटो के काल में हुआ था। कांग्रेस का विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मिंटो के काल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में चलते हैं अब। लॉर्ड डलहौजी जो था 1848 से 56 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध चालू कर दिया। लॉर्ड डलहौजी द्वितीय आंग्ल युद्ध चालू कर दिया 1848 से 49 इनके कार्यकाल में हुआ था। व्यापकगत सिद्धांत किसने दिए? इसके समय में ही लागू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही व्यापकगत सिद्धांत लागू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही व्यापकगत सिद्धांत लागू हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही व्यापकगत सिद्धांत लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है, नाजियों में कैंप नामक पुस्तक को बाइबिल मानते हैं। नाजियों में कैंप है। नाजियों मैन कैंप नामक पुस्तक को बाइबिल मानते हैं। इनके लेखक एडोल्फ हिटलर हैं। बाइबिल के लेखक कौन हैं? तो एडोल्फ हिटलर हैं। नाजियों मैन कैंप नामक पुस्तक को बाइबिल मानते हैं। इनके लेखक एडोल्फ हिटलर हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स हैं। दास कैपिटल के लेखक कौन हैं? कार्ल मार्क्स हैं। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय के लेखक हैं। वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? लियो टॉल्स्टॉय हैं। वार एंड पीस के लेखक कौन हैं? लियो टॉल्स्टॉय है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली प्रेसिडेंसी हुगली में थी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो हुगली में थी। भारत में
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो हुगली में थी। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के आदेश से हुगली में कंपनी को प्रथम कारखाना बंगाल में खोला गया था। बंगाल के सूबेदार शाह शुजा के आदेश से हुगली में कंपनी को प्रथम कारखाना बंगाल में खोला गया था। अगला क्वेश्चन है, हुगली में 1651 में प्रथम कारखाना ब्रिजमैन की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। हुगली में 1651 में प्रथम कारखाना ब्रिजमैन की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कंपनी प्रथम कारखाना 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। कंपनी प्रथम कारखाना 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहली बार हुआ था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना निवल राष्ट्रीय उत्पादक को कुल जनसंख्या से भाग देकर की जाती है। एक देश में अगर कोई राष्ट्रीय आय की गणना किया जाए तो कैसे किया जाएगा? तो एक देश में प्रति व्यक्ति आय की गणना जो है निवल राष्ट्रीय उत्पादक का मतलब होता है जो राष्ट्र में जितना उत्पादन होता है उन सभी उत्पादन में कुल जनसंख्या से भाग दी जाती है, जिससे कि हमारे देश के या कोई भी देश के राष्ट्रीय आय निकल जाती है। यानी पूरा राष्ट्र में जितना आमदनी होता है वो और पूरा जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो राष्ट्रीय आय निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम आय की गणना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। भारत में सर्वप्रथम आय की यानी आमदनी की गणना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय भारत में सालाना 20 रुपया निर्धारित किया गया था। यानी क्वेश्चन है जो 1868 ईस्वी में प्रति व्यक्ति आय भारत में सालाना 20 रुपया निर्धारित किया गया था। यानी बताया गया था जो 1868 में प्रति व्यक्ति आय मतलब हर एक व्यक्ति की आमदनी जो था भारत में 20 रुपया पर साल था, निर्धारित किया गया था। ये 20 रुपया मतलब कि एक साल में आदमी कमाता है, सालाना मतलब होता है यही। अब है 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में बनाया गया था। 1849 में राष्ट्रीय आय समिति पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में बनाया गया था। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ बटी होती है। सरकार की संघीय व्यवस्था में शक्तियाँ क्या होती है? बटी रहती है। सरकार की संघीय व्यवस्था मतलब अगर मिलजुल के करे तो सबकी शक्तियाँ अलग अलग बटी होती है। केंद्र और इकाइयों के बीच में बटी होती है। हमारे संविधान में कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होता है। हमारे संविधान में कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा होता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है। हमारे संविधान में कुछ हर विषय मतलब कि केंद्र सरकार ही नहीं कर सकता है, कुछ काम केंद्र सरकार तो कुछ काम राज्य सरकार भी कर सकता है। विधायिका के 2 सदन होते हैं। आपसे पूछा जाएगा बताइए विधायिका के कितने सदन होते हैं? तो विधायिका के 2 सदन होते हैं। भाई विधायिका के 2 सदन होते हैं। क्या क्या है? वो है राज्यसभा और लोकसभा। विधायिका के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर मतलब मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। विधायिका के कितने सदन होते हैं? विधायिका के 2 सदन होते हैं, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग
का गठन 1926 ईस्वी में की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बताइए संघ लोक सेवा का नियुक्ति संघ लोक सेवा के जो अध्यक्ष बनते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों में आता है? तो 6 वर्षों में की जाती है। यदि 6 वर्षों के अंदर 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1926 ईस्वी में की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति जो होता है कितने वर्षों में तक होता है? तो 6 वर्षों के लिए की जाती है। 6 वर्ष तक मतलब रहता है। यदि 6 वर्ष के अंदर यानी 6 वर्ष के अंदर अगर 65 वर्ष हो जाता है, मान लिया अगर कोई 60 वर्ष में बन गया तो 6 वर्ष के अंदर तो स्वाभाविक 65 वर्ष बन जाएगा उसका, तो 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो वह पद से मुक्त हो जाता है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये, नहीं सॉरी, ये जो वर्तमान में कुछ और है, वर्तमान में तो 10 लाख की 25 लाख के आसपास है वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन। यहाँ गलत, यहाँ पे जो है प्रीवियस पहले का बुक है, इसी की वजह से ऐसा है। तो इसको आप नहीं याद रखेंगे, इसे आप याद नहीं रखेंगे। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश आप बनिएगा, उसके लिए न्यूनतम यानी कम से कम आयु सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। एक बार अगर आप सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त हो जाते हैं, इन्हें अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष की गई है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान एक सरकारी या ख्याति व्यक्ति हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? एक सरकारी या ख्याति व्यक्ति हो सकता है संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान। यूपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यूपीएससी के सदस्य की अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश को कब लागू करती है? राष्ट्रपति अध्यादेश को तभी लागू करती है जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब लागू करती है? राष्ट्रपति अध्यादेश तभी चालू करती है जब संसद का सत्र चालू नहीं हो। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। यानी राष्ट्रपति अध्यादेश तभी लागू कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। और यह अध्यादेश चालू करेगा तो अनुच्छेद कितना के तहत? अनुच्छेद 1 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 69 क्वेश्चन नंबर है। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें, और थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अपनी गलती को सुधार सके। अगला क्वेश्चन है 1954 में पंचशील का सिद्धांत के अंतर्गत भारत और चीन में समझौता हुआ था। 1954 में पंचशील के सिद्धांत के अंतर्गत भारत और चीन में समझौता हुआ था। यानी इस क्वेश्चन एक बनता है, बताइए पंचशील समझौता किस देश के बीच हुआ? तो भारत और चीन के बीच हुआ। पंचशील समझौता किसके बीच हुआ? तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। कब हुआ? 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ। भारत की तरफ से कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। चीन के तरफ से चाउ एन लाई ने भाग लिया था। भारत की तरफ से जो पंचशील समझौता हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू एवं चीन की तरफ से चाउ एन लाई ने भाग लिया था। पंचशील का एक सिद्धांत गुट निरपेक्ष नहीं है। पंचशील का सिद्धांत क्या था? पंचशील का एक सिद्धांत था गुट निरपेक्षता नहीं है। पंचशील एक सिद्धांत जो कि गुट निरपेक्षता नहीं है। निर्गुट आंदोलन के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। निर्गुट आंदोलन के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और कर्नल नासिर थे।
अगला क्वेश्चन है निर्गुट आंदोलन, इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसकी स्थापना किसकी, तो पंचशील की, जिसे नहीं सॉरी निर्गुट आंदोलन की स्थापना जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, कब, तो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है भारत में न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका कैसा है, तो स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, किसी को जब चाहे तब वैसा न्याय दे सकता है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और विधायिका को पृथक पृथक करने का निर्देश दिया गया था। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका और विधायिका को पृथक पृथक यानी अलग अलग करने का निर्देश दिया गया था। भारत में न्यायपालिका व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका व्यवस्था कैसी है, तो इकहरी और एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका व्यवस्था कैसी है, इकहरी और एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका व्यवस्था कैसे इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय में जो है एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में उच्च न्यायालय स्थित है। आगे क्वेश्चन की चलते हैं। सबसे पहले एम एन रॉय ने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था। भारत के लिए, अब से क्वेश्चन बताइए भारत के लिए सबसे पहले संविधान का सुझाव किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था। भारत के संविधान के लिए सबसे पहले सुझाव किया दिया था, तो एम एन रॉय ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 1934 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में संविधान सभा की मांग एम एन रॉय ने रखा था। 1934 ईस्वी में जो है संविधान सभा की मांग एम एन रॉय ने रखा था 1934 में। 1922 ईस्वी में भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाने की बात सर्वप्रथम कहा गया, गांधी जी के द्वारा। 1922 में भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाने की, यानी भारतीय ही बनाएगा भारत का संविधान, भारतीयों द्वारा बनाने की बात सर्वप्रथम कहा गया। तो क्या कहा था, तो गांधी जी कहा था जो 1900 मतलब भारतीयों के द्वारा ही भारत का संविधान बनाया जाए। 1936 ईस्वी में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह कहा गया कि किसी विदेशी सत्ता द्वारा सौंपा गया संविधान स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1936 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम क्या कहा गया था, सुनिएगा क्या कहा गया। कहा गया है किसी विदेशी सत्ता द्वारा सौंपा गया संविधान स्वीकार नहीं किया जाएगा, नहीं तो अगर विदेशी संविधान के अनुसार, विदेशी संविधान के अनुसार चलता है तो देश में अंग्रेज तो रहेंगे ही और उनके ज्ञान सीखेंगे ही। अगला क्वेश्चन केवल है अगस्त प्रस्ताव जो है क्वेश्चन समझिएगा। अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे है अगस्त प्रस्ताव 1940 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने, अगस्त प्रस्ताव 1940 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम माना कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव में 1940 द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम ऐसा माना और कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिलिंग चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। अगला क्वेश्चन चलते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा में जब चालू हुआ बनना तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिसंबर 1946 में चुना गया था। आगे क्वेश्चन को चलते हैं
IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अब है आगे वर्ल्ड बैंक ने जारी की 214 देशों की सूची जिसमें संकटग्रस्त जीवों को बताया गया है। वर्ल्ड बैंक ने जारी किया कि 214 देश जो है संकटग्रस्त जीवों को बताया गया है। यह किसने बताया? तो वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। आगे क्वेश्चन पूछा, भारत के 94 स्तनधारी प्रजातियों को संकट की सूची में रखा गया है। भारत के 94 स्तनधारी प्रजातियों को संकट की सूची में रखा गया है। सबसे अधिक जीव इंडोनेशिया में संकटग्रस्त है। सबसे अधिक जीव इंडोनेशिया में संकटग्रस्त है 184। भारत को वर्ल्ड बैंक ने चौथे सबसे अधिक संकटग्रस्त जीवों वाला देश माना है। भारत को वर्ल्ड बैंक ने चौथे सबसे अधिक संकटग्रस्त जीवों वाला देश माना है। रेड डाटा विलुप्त प्राणियों की सूची है। रेड डाटा विलुप्त प्राणियों की सूची होती है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, दर्शन और प्रवर्तक। अब यहाँ से आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम थोड़ा बहुत भी हमसे हो तो इसके लिए कमेंट जरूर करें आप सब। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कनाद। वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक कौन थे? कनाद। वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक कौन थे? तो कनाद। एक बार फिर से, सांख्य दर्शन प्रवर्तक कौन थे? कपिल। योग दर्शन प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। न्याय दर्शन प्रवर्तक कौन थे? गौतम। वैशेषिक दर्शन प्रवर्तक कौन थे? कनाद एवं उलूक। अगला क्वेश्चन की चलते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। वह शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। वह शाक्य गण के मुखिया थे। माता महामाया थी। फिर से चलिए चलते हैं, गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता के नाम महामाया था। माता का नाम क्या था? महामाया थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। महाभिनिष्क्रमण कहाँ हुआ था? महाभिनिष्क्रमण के मतलब होता है गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण के मतलब होता है गृह त्याग। जैसे कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण शब्द का प्रयोग हुआ है गृह त्याग के लिए। महाभिनिष्क्रमण का प्रयोग हुआ है गृह त्याग के लिए। अगला क्वेश्चन है, यानी यहाँ फिर महाभिनिष्क्रमण कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में हुआ था। महाबोधि कहाँ है? तो गया। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो गया में। महाबोधि मंदिर कहाँ है? तो गया में। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या था? धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ था? तो सारनाथ में। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ था? सारनाथ में। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध के यानी मृत्यु का कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण तो कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर के सैन्य अभियानों का काल। क्वेश्चन सुनिएगा, अकबर के सैन्य अभियानों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित है। पहला, अकबर जो है अकबर के सैन्य अभियान का काल क्रमानुसार व्यवस्थित है। अकबर पहला मालवा पर विजय किया। अकबर कहाँ विजय किया? मालवा पर। अकबर जो है पहला मालवा पर विजय किया, उसके बाद गुजरात पर विजय किया, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा अकबर ने, और उसके बाद कश्मीर विजय किया, उसके बाद सिंध विजय और आसिरगढ़ विजय किया।
पुनः चलते हैं अकबर के सैन्य अभियानों का कालानुक्रम। पहला मालवा विजय, गुजरात विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, कश्मीर विजय, सिंधु विजय और आसिरगढ़ के विजय। मालवा विजय 1561 में, गुजरात विजय 1672 में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, कश्मीर का विजय 1586 में और आसिरगढ़ का विजय 1601 ईस्वी में आसिरगढ़ का किला को जीता। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में प्रथम बार भूख हड़ताल चंपारण के पश्चात गांधी जी ने की थी। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 1818 में प्रथम भूख हड़ताल चंपारण के पश्चात गांधी जी ने की थी। मिल मालिकों और मजदूरों प्लेग बोनस को लेकर हड़ताल छिड़ा था। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है गांधी जी ने 1918 में चलाया था। किसके बीच? तो मालिकों और मजदूरों के, मिल मालिकों और मजदूरों के बीच चलाया था। बागान मालिकों ने किसानों को एक अनुबंध करा लिया जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तीन कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। कठिया पद्धति के नाम से किसको जाना जाता था? तो नील की खेती को जाना जाता था। बताया जाता था हर 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती किया जाना चाहिए, जिसका विरोध गांधी जी ने खुलकर किया। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसे चलाने का श्रेय अली बंधुओं को जाता है। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसे चलाने का श्रेय अली बंधु को जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है खेरा सत्याग्रह। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब है दोस्तों। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें इस प्रकार से। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में भीषण दुर्भिक्ष के कारण यह आंदोलन राजस्व की उपाधि में किया गया था। 80 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। पुनः क्वेश्चन, प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप है। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया है। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका है। दोस्तों आज भर के लिए इतना ही क्वेश्चन नंबर पे रहने देते हैं। मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करने के लिए बोलें। और कोई तरह के प्रॉब्लम हो, इसमें थोड़ा बहुत त्रुटि हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं इसे अगले वीडियो में इसे सुधार सकूँ। तो आज भर इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद।